हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल एमए इंडियन। आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं कि जो बिहार एलआरसी स्पेशल सर्वे अमीन क्लर्क कानूनगो और असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर का जो काउंसलिंग का जो शेड्यूल आया है, तो उसमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको ले जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय, और इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ होगा, कैसे होगा। और बहुत सारे कैंडिडेट का मसला है कि जैसे उनका डॉक्यूमेंट खो गया, जो ऑनलाइन जो एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं वो प्रिंट नहीं हो रहा है, फिर जो एडमिट कार्ड है वो खो गया है, तो क्या कैसे करें। तो उसके बारे में मैं डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ, तो आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए हुए देखिएगा। अगर आप स्किप करके देखते हैं तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा और आप लोग को बाद में प्रॉब्लम हो सकता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। तो चलिए, मैं देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करता हूँ। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पे हेडिंग में लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ ओरिजिनल सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट फॉर काउंसलिंग। काउंसलिंग के लिए जो सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट लेकर जाना है, तो उसके बारे में ये बात करने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं जो सबसे फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे आप देख सकते हैं ये जो ओरिजिनल एडमिट कार्ड फॉर ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी 2023 2023 में जो एलआरसी अमीन या जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई किए थे, उसका जो फॉर्म भरे थे, ठीक है। तो फॉर्म भरने के बाद जब आपको एक एडमिट कार्ड आया हुआ है एग्जाम देने के लिए, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देने के लिए, तो उस एडमिट कार्ड को कार्ड आप वह एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे मसला आता है कि बहुत सारे कैंडिडेट कह रहे हैं कि ओरिजिनल वाला जो मतलब वहाँ पे एग्जाम सेंटर पे एग्जाम देने गए होंगे और साइन और जो लगा होगा वो वाला एडमिट कार्ड चाहिए। तो वैसा कोई इसमें जिक्र नहीं है कि वो वाला एडमिट कार्ड ओरिजिनल का मतलब कि आप जो पीडीएफ फॉर्म में रखे वो भी तो ओरिजिनल है ना, वो तो डुप्लीकेट है नहीं। तो अगर आपके इसी पे जो एडमिट कार्ड पे साइन मोहर लैब जो जहाँ पे एग्जाम देने गए होंगे सेंटर पे, वहाँ पे साइन मोहर हुआ होगा और वेरीफाइड हुआ होगा, वो नहीं रहेगा तभी चलेगा। आपके पास ये वाला पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड होना चाहिए, ठीक है। अगर डाउनलोड नहीं है तब प्रॉब्लम आपको हो सकता है, क्योंकि इसमें रीप्रिंट का ऑप्शन नहीं दिया है एडमिट कार्ड को। तो अगर आपके पास साफ परमानेंट खो गया है, आपके पास पीडीएफ फॉर्मेट में भी नहीं है, तो आपको दिक्कत हो सकता है ऐसे। लेकिन मैं तो कहूंगा कि एकदम ये बेजिम्मेदारी वाला है कि जो एकदम इरिस्पॉन्सिबल पर्सन है वही ये काम कर सकता है। नहीं तो जो एग्जाम दे कर आया है वो 1-2 मंथ 3 मंथ के लिए अपना एडमिट कार्ड संभाल के नहीं रख सकता है। एडमिट कार्ड तो संभाल के जरूर रखना चाहिए। लेकिन अगर जिनके पास पीडीएफ में फॉर्मेट में भी है ना, तो उसको प्रिंट करा कर रख लेंगे, उससे हो जाएगा। ये नहीं कि उससे नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट को कंफ्यूजन में है कि हाँ, एक और बात, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी कह रहे हैं कि जैसे कि कोई स्टूडेंट से मांग लेंगे उसके एडमिट कार्ड और उसके सेम सेंटर होगा, तो मैं प्रिंट करा कर और मैं अपने हाथ से साइन कर लूंगा सेम टू सेम, और उसको वेरीफाई और मोहर मरवा लूंगा बनवा कर डुप्लीकेट। तो ये तो सरासर गलत बात है ना। ऐसा कीजिएगा तो मान लीजिए आप पकड़ा गए वहां पे, तो गलत हो जाएगा आपके साथ। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आपके पास पीडीएफ फॉर्मेट में है तो सही है, आप उसको निकलवा कर रख लीजिएगा, उससे हो जाएगा। उसके चक्कर में मत पड़िएगा कि मैं उस लैब में चाहे उस एग्जाम सेंटर पर जाके वहां रुपया देकर मैं करा लूंगा साइन मोर, ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है। ऐसा करने पे आप पकड़ा पकड़ा जाइएगा तो बहुत ज्यादा परेशानी हो सकता है। जिनके पास पीडीएफ फॉर्मेट में है, मैं एक बार और कहता हूँ, जिनके पास पीडीएफ फॉर्मेट में है तो उससे उनका काम हो जाएगा। या ओरिजिनल जो गए थे वहां पे एग्जाम देने साइन मोर हुआ है तो वो तो है ही है। लेकिन रहा बात जिनका खो गया है, मतलब कि नहीं पीडीएफ फॉर्मेट में है, नहीं जो एग्जाम सेंटर पे लेके गए थे वो वाला भी नहीं है, तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। अब वो वेरीफाइंग ऑफिसर ही बताएंगे कि वहां पे क्या होने वाला है, चाहे कैसे होगा, तो वो वेरीफाइंग ऑफिसर बताएंगे वहां पे। अब उनके उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं। तो लेकिन इतना बड़ा इशू नहीं होगा, ठीक है। अब वहां पे भी देखने को होगा, लेकिन जिनके पास पीडीएफ फॉर्मेट में भी है तो सही है। अब देखिए जो सेकंड नंबर पे जो डॉक्यूमेंट है यहाँ पे, ये जो सेकंड नंबर पर डॉक्यूमेंट यहाँ पे देखिए, ओरिजिनल एडमिट कार्ड। ओरिजिनल एडमिट कार्ड, ओरिजिनल मार्कशीट एंड ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑफ मैट्रिकुलेशन और या इक्विवेलेंट। आप मैट्रिक किए होंगे तो उसका ओरिजिनल एडमिट कार्ड और ओरिजिनल मार्कशीट एंड ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपके पास तीनों होना चाहिए, ठीक है। और या कोई मैट्रिक के इक्विवेलेंट, जैसे कि मैट्रिक इक्विवेलेंट जो होता है कि उर्दू बोर्ड में जो ये उस्तानिया
फौकानिया होता है, ठीक है, मैट्रिक इक्विवेलेंट, तो वो भी एलिजिबल है जो फौकानिया किए होंगे। चाहे और भी समकक्ष कोई जैसे कि अदर जो है बोर्ड से किए होंगे, चाहे और कोई, मतलब बहुत सारा है कि 10th के इक्विवेलेंट होता है, तो उसका एडमिट कार्ड, ओरिजिनल मार्कशीट और ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपके पास ये तीनों होना चाहिए। एग्जामिनेशन फॉर प्रूफ ऑफ एज, ये प्रूफ ऑफ एज के लिए आपसे ये मांगा जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है एग्जामिनेशन ऑफ प्रूफ ऑफ एज, यहाँ पे देखिए ये। तो ये सेकेंड नंबर आपके पास ये डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ठीक है, सेकेंड नंबर में। और अब चलिए 10th के आपको हाँ रहा बात कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसा कर रहे हैं कि मेरा ओरिजिनल एडमिट कार्ड खो गया है। तो ओरिजिनल एडमिट कार्ड जब आपका 10th का खो गया है, तो आपको आप एकदम इरिस्पॉन्सिबल पर्सन है कि आप अपने डॉक्यूमेंट का ख्याल नहीं रखते हैं। कैसे आप भाई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट खो सकते हैं? आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है, एडमिट कार्ड हो गया, मार्कशीट हो गया, सर्टिफिकेट हो गया, ये सब तो एकदम आपको संभाल कर रखना होता है ना। अगर मान लीजिए खो भी गया है, तो आपको कॉलेज से जा, कंसर्न कॉलेज जिस कॉलेज से आप 10th किए होंगे, वहां पे जाके आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा, वहां से आपको बात करना पड़ेगा, और वो अगर सक्षम है देने के लिए, तो निकाल कर और मुहर मार कर साइन करके दे देंगे। चाहे वहां से लिखवा कर लाइएगा, खो गया तो ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए थर्ड नंबर पे जो है आपके पास ओरिजिनल मार्क मार्कशीट एंड ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑफ इंटरमीडिएट और या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। तो ये जो थर्ड नंबर है ना, तो ये जो अमीन के लिए है, उनके लिए नहीं है, ये अमीन के लिए नहीं है। अगर कोई 10th के बाद डिप्लोमा किया है, तो उनके लिए नहीं है। अगर 12 के बाद कोई डिप्लोमा किया है 2 ईयर वाला, चाहे 3 ईयर वाला, 12 के बाद किया है, तो 12 का वो सर्टिफिकेट लगाएगा अमीन के लिए। नहीं तो ये जनरली क्लर्क और एएसओ के लिए है, ठीक है। अमीन और कानूनगो के लिए ये अगर जो 10th के बाद डिप्लोमा किया है, तो अमीन और कानूनगो में 12 का सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, ठीक है। और कानूनगो में भी 12 का सर्टिफिकेट नहीं लगा। लेकिन जो 12 के बाद डिप्लोमा किया है, तो आप बात को समझिएगा अच्छे से, 12 के बाद जो डिप्लोमा किया है, उनका ये 12 का मार्कशीट और ओरिजिनल सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है। तो आप इस बात को ख्याल रखिएगा, अपने दिमाग में रखिएगा, ठीक है। तो थर्ड नंबर में मैं क्या बोला हूँ कि ये जो है, ये सिर्फ जो है क्लर्क और एएसओ के लिए है, जो 12 के बाद बीटेक होता है जनरली। और चाहे जो डिप्लोमा के बाद बीटेक किया है और 12 नहीं किया है, तो डिप्लोमा लगाएगा यहाँ पे इंटरमीडिएट की जगह पे, ठीक है। तो यहाँ पे अमीन और कानूनगो के लिए क्या है कि आपको अगर आप 12 के बाद डिप्लोमा किया है, तो आपको 12 लगाना है। अगर नहीं किए हैं आप, 10th के बाद 3 साल का डिप्लोमा किए हैं, तो आपको 12 का नहीं लगाना है। तो थर्ड नंबर जो है ऑप्शनल रहेगा, ठीक है। आप आप देखते चलिएगा। उसके बाद देखिए ये फोर्थ नंबर, ठीक है। फोर्थ नंबर में क्या है, ओरिजिनल ओरिजिनल या अटेस्टेड कॉपी ऑफ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द एम्प्लॉयर इफ एप्लीकेंट इज इन सर्विस। अगर कोई एप्लीकेंट सर्विस में है, कोई जॉब कर रहे हैं, तो वहां से आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बनवा कर लाना पड़ेगा। जैसे कि जनरली अमीन में तो कोई जॉब करते नहीं होंगे, अगर जो करते होंगे उनको बनवाना पड़ेगा, जो नहीं करते होंगे उनको नहीं बनवाना पड़ेगा अमीन में। लेकिन कानूनगो में इसो में 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा था, तो जाहिर सी बात है कि वो जॉब कर रहे हैं, किए होंगे, तो वहां से आपको 2 साल का एक्सपीरियंस और एनओसी सर्टिफिकेट भी बनवाना पड़ेगा। तो ये जो है ना कानूनगो और एएसओ के लिए जनरली है, फोर्थ नंबर, ठीक है। अब देखिए फिफ्थ नंबर में जो है ये कास्ट सर्टिफिकेट। तो आप जिस भी कास्ट से बिलोंग करते होंगे, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट विथ नॉन क्रीमी लेयर ऑफ अ करेंट फाइनेंशियल ईयर ड्यूली साइन बाय द डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एसडीओ या सीओ या रेवेन्यू ऑफिसर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट या एरिया ऑफ हिज परमानेंट रेजिडेंट इन द स्टेट ऑफ बिहार। ये जो है ना आपका कास्ट सर्टिफिकेट, जैसे कि ईबीसी के लिए बनता है, बीसी के लिए बनता है, एससी के लिए बनता है, एसटी के लिए बनता है। और उसमें भी जो नॉन क्रिमिनल ईयर से बिलोंग करते हैं, तो वो भी अपना सर्टिफिकेट बनवा लेंगे, ठीक है, नॉन क्रिमिनल वाला भाई एनसीएल। तो ये जो है ना, ये आपके डीएम से ये बना होना चाहिए या एसडीओ से बना चाहिए। एसडीओ मतलब सब डिविजनल ऑफिसर, जो आपके अनुमंडल में बैठते हैं। सीओ जो ब्लॉक लेवल के होते हैं। आरओ भी जो आपके ब्लॉक में बैठते हैं। तो इनसे बना हुआ होना चाहिए आपको। इनमें किसी एक से भी आपका आपका कास्ट सर्टिफिकेट बना है ना, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए सिक्स नंबर भी सेम वही है, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट। जो भी बिहार से बिलोंग करते हैं, तो अपना रेसिडेंस
प्रूफ के तौर पर ओरिजिनल रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट जो कि इशूज बाई सीओ या बीडीओ या रेवेन्यू ऑफिसर, ये जो है ना ब्लॉक स्तर से बनता है। तो आप सीओ लेवल का बनवाए हैं, चाहे आरओ लेवल का बनवाए हैं रेवेन्यू ऑफिसर के थ्रू, तो वो वैलिड है, उसका कोई इशू नहीं है। तो इसमें देखिए एक और ध्यान देने वाला बात है, इसमें जो है ना ये क्या बोलता है, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट में कहीं पे भी नहीं लिखा है कि आपको कब तक का होना चाहिए, ठीक है। तो इसका वैलिडिटी अब खत्म नहीं होता है, ठीक है। तो आप कभी कभी ले जा सकते हैं। लेकिन जो कास्ट सर्टिफिकेट है ना, वो फाइनेंशियल उसी ईयर का होना चाहिए, फाइनेंशियल करेंट फाइनेंशियल ईयर, मतलब कि 23 से 24 सेशन का होना चाहिए आपको। लेकिन ये जो रेसिडेंट सर्टिफिकेट है ये कभी कभी रहेगा तो चल जाएगा, इसमें कोई इशू नहीं है आपको, ठीक है। तो चलिए मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड पे चल के आपको दिखाता हूँ। अब देखिए ये 7 नंबर पे आपको कौन क्या लेके जाना है। 7 नंबर पे जो है आपको, ये देखिए यहाँ पे 7 नंबर पे दिया हुआ है। 7 नंबर, 4 कॉपीज ऑफ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विच वाज अपलोडेड ड्यूरिंग द फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। देखिए जो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय जो फोटो अपलोड किए थे, वो उसका 4 कॉपीज आपको लेके जाना है। 4 कॉपीज मतलब कि 4 उसका कॉपीज, मतलब 4 फोटो उसका लेकर जाना है। जो आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय जो आप अपना फोटो दिए होंगे, उसका 4 कॉपी आपको उस समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय लेकर जाना है, ठीक है। तो आप एकदम इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा और इस तरह से अपना डॉक्यूमेंट रेडी कर लीजिएगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप अपने कैटेगरी के हिसाब से और आप अपने पोस्ट के हिसाब से आप इस तरह से डॉक्यूमेंट आप इकट्ठा कर लीजिएगा। अब देखिए इसमें बहुत सारे कैंडिडेट कहेंगे मेरा फोटो खो गया होगा, चाहे मेरा फोटो नहीं है, तो कैसे होगा। तो देखिए वो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, जब आप फॉर्म भरे थे तो वैसा फोटो आपको रखना चाहिए ना। फोटो कहाँ गुम हो गया, लेकिन गुम हो गया तो कोई इशू नहीं है, लेकिन वो जब मांगा गया है तो फोटो रहना चाहिए ना। वहां पे सेम फोटो मांगा जाता है मैच करने के लिए, आप है कि नहीं। मान लीजिए आप दूसरा फोटो देते हैं, मैच नहीं करता है, तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना। तो इसलिए लेकिन उतना ज्यादा परेशानी नहीं होगा, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आपका जो पुराना वाला फोटो है ना, जो आप फॉर्म भरते समय फिलअप किए होंगे, तो वो वाला फोटो आपको लेकर जाना है। अब देखिए ये जो 8 नंबर है, ये 8 नंबर सबके लिए नहीं है, ये जो डीकी कोटा से बिलोंग करते हैं, डिसेबल कोटा, उनके लिए है। फॉर कैंडिडेट क्लेमिंग द डिसेबल कोटा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फॉर कैंडिडेट क्लेमिंग द डिसेबल कोटा द डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इशूड बाय द कंप्लीमेंट मेडिकल बोर्ड ऑथोराइज बाय द बिहार गवर्नमेंट। तो जो डीक्यू जो सर्टिफिकेट बनता है ना, वो किसी मेडिकल बोर्ड जो बिहार गवर्नमेंट से ऑथोराइज हो, उससे वो बना होना चाहिए, तभी आप का वो सर्टिफिकेट है वैलिड माना जाएगा। अदरवाइज आपका सर्टिफिकेट वैलिड नहीं माना जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए 9th नंबर। 9th नंबर पे क्या है, ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट। तो ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट ये सबके लिए नहीं होता है। जो जनरल कैटेगरी में जो कमजोर वर्ग के जो स्टूडेंट होते हैं, जैसे कि उनका फाइनेंशियल प्रॉब्लम एकदम वीक है, उनके लिए ये ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट है। ये सबके लिए नहीं होता है। जैसे ओबीसी से जो बिलोंग करते हैं वो ईडब्ल्यू नहीं बनवा सकते हैं, क्योंकि उनका खुद कास्ट है। ये जो जनरल कैटेगरी में जो गरीब पर्सन है उनके लिए है, ठीक है। तो ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट जो आपको बना होना चाहिए, डीएम लेवल का होना चाहिए, चाहे एसडीओ लेवल का होना चाहिए, या सीओ लेवल का होना चाहिए, ठीक है। ये भी फाइनेंशियल ईयर सेम ईयर का होना चाहिए, ये नहीं कि 2 साल पहले का, 3 साल पहले का, ठीक है। और जो ये सर्टिफिकेट जो बनता है ना, जो परमानेंट रेसिडेंस ऑफ बिहार का होता है, उसी के लिए ये सर्टिफिकेट बनता है। अदर स्टेट वाले इसमें एलिजिबल नहीं होते हैं, ठीक है। तो अदर स्टेट वाले को ये सब डॉक्यूमेंट नहीं लगाना है, ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद ये 10 नंबर पे जो है आपको ओरिजिनल मार्कशीट एंड ओरिजिनल पासिंग सर्टिफिकेट ऑफ मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यहाँ पे देख सकते हैं मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। मैं यहाँ पे टिक मार देता हूँ। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं, जैसे अमीन के लिए जो अप्लाई किए होंगे, तो उनका मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिप्लोमा हो गया, तो डिप्लोमा का ओरिजिनल मार्कशीट एंड ओरिजिनल पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट का कंफ्यूजन है कि जो 2022 2023 में, 23 वाले तो एलिजिबल नहीं थे, तो जो 2021 और 2022 में डिप्लोमा पास किया तो उनका तो ओरिजिनल सर्टिफिकेट मिला नहीं होगा। तो उनके लिए कोई इशू नहीं है,
क्योंकि वो खुद गवर्नमेंट जानता भी है कि थोड़ा लेट होता है पासिंग सर्टिफिकेट मिलने में, तो उनके लिए कोई इशू नहीं है। जिनका लेकिन 3 साल 4 साल 5 साल पहले जो डिप्लोमा किए हैं, उनका सर्टिफिकेट अभी तक नहीं मिला है, तो उनके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। तो अपना सर्टिफिकेट जाकर निकलवा ले, चाहे किसी तरह भी अपना जो भी करके अपना सर्टिफिकेट निकलवा ले। अगर वो बोलते हैं कि नहीं मेरा सर्टिफिकेट नहीं मिला है, तो उनके लिए तो बहुत बड़ा इशू है। लेकिन जो 2021-2022 सेशन वाले हैं, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, क्योंकि उनका भी सर्टिफिकेट, ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं मिला होगा। और अगर आपको समझ में नहीं आता है कि मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, तो यहाँ पे देखिए, एज ए मेंशन इन पारा 1 को ऑफ द प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस में पारा 1 के को को सेक्शन में ये मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन का डिटेल दिया गया है, वहां पर जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी मैं बता दे रहा हूँ सब पोस्ट के लिए। जैसे कलर के लिए आप कोई सा भी सिंपल ग्रेजुएशन होना चाहिए। सिंपल ग्रेजुएशन मतलब कि कोई सा भी ग्रेजुएशन किए होंगे, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, चाहे जो जो भी किए होंगे, तो वो कलर के लिए एलिजिबल थे। तो वहां पे मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप उनका बीए, बीएससी, बीटेक, चाहे जो भी हो, उनका वो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो जाएगा। डिप्लोमा के लिए क्या था कि, सॉरी, कानूनगो के लिए क्या था, डिप्लोमा था, +2 ईयर एक्सपीरियंस था। तो +2 ईयर एक्सपीरियंस तो लगाएंगे, उसके बाद ये डिप्लोमा का सर्टिफिकेट, मार्कशीट और ओरिजिनल पासिंग सर्टिफिकेट लगाएंगे। फिर उसी तरह एएसओ के लिए तो बीटेक एलिजिबल थे, बीटेक सिविल इंजीनियरिंग। तो बीटेक सिविल इंजीनियरिंग का डिग्री, उसके बाद उसका मार्कशीट लगाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये डॉक्यूमेंट लगेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 11वें नंबर पे, ठीक है, 11 नंबर पर क्या है, ओरिजिनल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इशूज बाय द कंसर्न अथॉरिटी इफ नीडेड। देखिए यहाँ पे जो है ओरिजिनल सर्टिफिकेट इशूज बाय कंसर्न अथॉरिटी इफ नीडेड, अगर जरूरत पड़े तो। ये जो है ना, ये कानूनगो और एएसओ के लिए है। 2 साल का एक्सपीरियंस जो मांगा गया था ना, तो ओरिजिनल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांग रहा है ये कानूनगो और एएसओ के लिए, अमीन के लिए ये नहीं है। तो जो जो मैं बताया हूँ, इसको अच्छा से समझ लीजिए, देख लीजिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जाना है। उसके बाद मैं लास्ट में जो बताऊंगा उस तरह करके जाइएगा, तो आप कभी भी नहीं छटिएगा। वहां पे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होगा ना, तो वहां पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो 10 नंबर जो है, ये 11 नंबर जो है, ये अमीन के लिए नहीं है। ठीक है, ये जो कानूनगो और एएसओ के लिए है। उसके बाद देखिए ये 12 नंबर जो है, 12 नंबर, इसमें क्या है, ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर, पोता पोती नाती नतनी ऑफ फ्रीडम फाइटर कोटा सर्टिफिकेट इशूज बाय द प्रॉपर अथॉरिटी इफ नीडेड। देखिए अगर जो एफएफडी से बिलोंग करता है, फ्रीडम फाइटर डिपेंडेंट, फ्रीडम फाइटर डिपेंडेंट में जैसे कि किसी के दादा जो फ्रीडम फाइटर में होंगे, मतलब कि आर्मी वगैरह में होंगे, तो उनके पोता पोती नाती नतनी को ये सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है कि, ठीक है। तो ये जो है ना फ्रीडम फाइटर के लिए, ये सबके लिए नहीं है। ठीक है, उसके बाद 12 नंबर पे देख लीजिए, यहाँ पे 12 नंबर पर आपको दिया हुआ है, एनी अदर सर्टिफिकेट अपार्ट फ्रॉम द अबव एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोस्पेक्टर ऑफ रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्मेंट डीएलआरएस फॉर ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड सीबीएसई 2020। अब देखिए यहाँ पे दिया है कि इसके अलावा, इस डॉक्यूमेंट के अलावा अदर सर्टिफिकेट, अगर ये प्रोस्पेक्टस में मेंशन किया गया हो, रिक्वायरमेंट वेरियस पोस्ट, अलग अलग पोस्ट के लिए, तो वहाँ वहां पे जो लिखा होगा, अगर इसमें इस डॉक्यूमेंट लिस्ट में नहीं है, तो उसको भी शामिल करना पड़ेगा। तो देखिए वहां पे एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी लिखा गया था, तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी जरूरी है। बहुत सारे लोग बता रहे थे कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट जरूरी नहीं है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी मांगा गया है। वो भी कौन कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जो आपको लास्ट अटेंड जो कॉलेज किए होंगे, जहां से डिप्लोमा, बीटेक, चाहे बीएससी, चाहे जो भी किए होंगे, वहां से आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, और उसको भी लेकर जाना पड़ेगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप प्रोस्पेक्टस में जाकर देख सकते हैं, वहां पे दिया हुआ है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जो यहाँ पे मेंशन नहीं है इस लिस्ट में। तो वही लिखा हुआ है कि एनी अदर सर्टिफिकेट अपार्ट फ्रॉम द अबव एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोस्पेक्टस ऑफ रेवेन्यू एंड द लैंड रिफॉर्म डिपार्टमेंट डीएलआरएस फॉर ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी 2023। तो जो भी डॉक्यूमेंट इसमें दिया है, आप प्रोस्पेक्टस में भी डॉक्यूमेंट लिस्ट दिया था, तो उस इसमें नहीं है तो उसको भी लेना है। तो जैसे करेक्टर नहीं है तो उसको भी ले जाना है। अब देखिए, अब यहाँ पे जो है 14 नंबर, ये जो है ना सबके लिए, सब पोस्ट के लिए ये नहीं है पार्टिकुलर पोस्ट के लिए। 14 नंबर में क्या है, डाउनलोडेड प्रिंट ऑफ ऑनलाइन फिल एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी 2023। ठीक है, तो जो है ना, आप जब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरे होंगे, तो उस समय प्रिंट लिए होंगे। अगर आप प्रिंट नहीं लिए होंगे,
तभी कोई दिक्कत नहीं है। आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर BCECE बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड, तो उस वेबसाइट पर जाकर आप ये DLR वाले लिंक पे क्लिक करके उसमें जाइएगा, तो वहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन एक लिंक होगा, उसमें जाकर आप अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डालकर आप अपना फिर से प्रिंट कर सकते हैं। आपको बोला था ना कि एप्लीकेशन नंबर फॉर्म आप प्रिंट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एडमिट कार्ड में आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है अगर आपका खो गया है तो। अब देखिए यहाँ पे 15 नंबर पर क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं 15 नंबर पर ये वेरिफिकेशन स्लिप। तो ये जो है ना, बहुत सारे कैंडिडेट पूछ रहे थे वेरिफिकेशन स्लिप कहाँ से आएगा, ये कैसे निकालना है, ये यहाँ पे देख सकते हैं ये वेरिफिकेशन स्लिप। ठीक है, तो जो वेरिफिकेशन स्लिप जो है इसको जांच पर्ची मतलब कि उस पे आपको टिक लगाया जाता है कि जैसे कि ये डॉक्यूमेंट ये जमा किया है, और उसके हिसाब से ये उसी को वेरिफिकेशन स्लिप कहा जाता है। और उसमें बायोमेट्रिक भी रहता है जिसमें आपको डिटेल फिलअप करके वो जमा करना रहता है। तो इसका जो PDF फॉर्मेट जो है ना, ये ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा। चलिए मैं उसका फॉर्मेट दिखा देता हूँ। ठीक है, आपको कहाँ से डाउनलोड करना है, तो आप समझ गए होंगे कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। उसी समय से आपको यही समझा रहा था कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, तो इस तरह से आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे मैं आप लोगों को कुछ बता देता हूँ कि क्योंकि इसको मिटा दूँ। हाँ, देखिए कौन सा डॉक्यूमेंट किस किस में लगेगा सब डिटेल में बता दिया है। डॉक्यूमेंट लिस्ट भी आप देख सकते हैं, मैं बैक करके यहाँ पे ला दिया हूँ, फिर नेक्स्ट कर दे रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, अब चलिए मैं ये जो वेरिफिकेशन स्लिप है उसको मैं डाउनलोड करके दिखाता हूँ कैसे डाउनलोड करना है। ठीक है, तो आप इस वीडियो में बने रहिएगा। चलिए मैं उसको डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं इस वाले वेबसाइट पे आ जाइएगा डायरेक्टली। आप BCEC लिखिएगा, उसके बाद इस वाले लिंक पे आ जाइएगा डायरेक्ट। इस वाले लिंक पे आने के बाद होम पेज पे चला जाइएगा। ठीक है, होम पेज पर आने के बाद यहाँ पर देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, इस वाले सेक्शन में आने के बाद इस पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद इसमें क्या होगा कि यहाँ पे देखिए चेक स्लिप एंड बायोमेट्रिक फॉर्म फॉर DLRF, इस पर क्लिक कीजिएगा, डाउनलोड हो जाएगा, उसको प्रिंट कराकर करा लीजिएगा। ठीक है, चलिए मैं इसको ओपन करके दिखा देता हूँ। देखिए इस तरह से ये आ जाएगा। ठीक है, और पूरा ये डिटेल दिया रहता है, इसमें आपको फिल करके लेकर जाना पड़ता है। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात बता दूं इसके रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए मैं पावर पॉइंट में आ जाता हूँ। देखिए अब जो है ना ये जिस पोस्ट के लिए जो जो डॉक्यूमेंट लगने वाला है, ठीक है, तो आप उस डॉक्यूमेंट को इकट्ठा कर लीजिएगा। ठीक, उसके बाद जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है ना उसको फोटोकॉपी करा लीजिएगा। ठीक है, इसका 2 कॉपी, मतलब कि ये सबका 2 कॉपी फोटोकॉपी कराकर, और एक कॉपी अलग, फिर एक कॉपी अलग, एक ओरिजिनल सेट अलग। ठीक है, 3 सेट बना लीजिएगा। ठीक, 3 सेट बनाने के बाद अब आपको क्या करना होगा, चेक स्लिप सबसे फर्स्ट में रखिएगा। ठीक है, फोटोकॉपी के साथ अटैच करके अब वहां पे जाइएगा ना, अब पिनअप मत कीजिएगा, कुछ उसी तरह रखे रहिएगा, और एक फाइल में रख लीजिएगा टोटल डॉक्यूमेंट, और सेल्फ अटेस्टेड कर दीजिएगा। जितना भी फोटोकॉपी कराइएगा ना उसमें नीचे साइन और डेट लिख दीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद इस सब डॉक्यूमेंट को लेकर जाइएगा, जब आपका नंबर आएगा तो वहां पे जाइएगा, तो ऐसा सीरियल बाई सरिया कर रखिएगा ना। ठीक है, कि जिसमें आपको चेक स्लिप में जो सीरियल बाई डॉक्यूमेंट दिया है ना, उस हिसाब से जो जो आपका डॉक्यूमेंट एलिजिबल है उस वाले डॉक्यूमेंट को सीरियल वाइज सरिया कर रखिएगा। वहां पे जो जो डॉक्यूमेंट मांगेगा ओरिजिनल आप दिखाते जाइएगा, और अपने फिर आपको रिटर्न दे देगा। ओरिजिनल ओरिजिनल रखेगा नहीं वो, फिर आपको वो रिटर्न दे देगा। और जो आप सेल्फ अटेस्टेड करके जो एक कॉपी बनाए रहिएगा ना फोटो कॉपी, उस वालों को लेकर वो पिनअप करके अपने पास वो रख लेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। रहा बात इसमें इंटरव्यू का, तो इसमें इंटरव्यू कुछ नहीं होगा, थोड़ा बहुत कुछ पूछ देगा सब कि कहाँ से डिप्लोमा, कहाँ से बीटेक, जो आपने डिग्री किए होंगे किए होंगे, तो उसके बारे में आपका रोल नंबर पूछ देगा। मतलब कि कंफ्यूज मत होइएगा, वहां पे जाने के बाद आपको उससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को होगा कि आप जेन्युइन पर्सन है कि नहीं, आपका जो डॉक्यूमेंट है ये, आप जहाँ से भी डिग्री चाहे डिप्लोमा किए हैं, ये आप सही से किए हैं कि नहीं, कि आप डिग्री खरीद लिए हैं,
तो उसके लिए आपको कहीं रोल नंबर अचानक पूछेगा कि आपको रोल नंबर कितना है, तो याद याद रख लीजिए कितना रोल नंबर है। आपका मार्क्स पूछेगा कितना परसेंटेज था 10th में, 12 में, चाहे डिप्लोमा में, इस तरह से पूछ सकता है, ठीक है। तो आप घबराइएगा मत, आप अपना जगह डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप आपको जिस डेट में दिया गया है उस डेट में आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइए और सिलेक्शन लीजिए। और जितने भी स्टूडेंट जो सिलेक्ट हुए हैं उनको मैं अपने तरफ से कॉन्ग्रेचुलेसन कहना चाहता हूँ। चलिए, तो अपने वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ, तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, ताकि मेरा जो भी जब भी नेक्स्ट वीडियो आए आप लोग को डायरेक्टली नोटिफिकेशन मिल जाए। ताकि आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि मैं आप लोग को हेल्प के लिए ये वीडियो बनाता हूँ। तो चलिए अपने वीडियो को ख़त्म करता हूँ।